हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है। और इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11th का जो भी क्लास होता है वो एक तरह का फाउंडेशन बैच होता है, जो कि ट्वेल्थ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अर्थात कहने का सीधा सीधा मतलब समझिए कि जो आपने 11th में पढ़ा उसका यूजेस आपको 12th में देखने को ही मिलेगा। तो एक तरह का ये बेसिक क्लास होता है स्पेशली 12th के लिए, ना कि एकदम बेसिक क्लास होगा। लेकिन हाँ, इसमें हम पढ़ने का जो भी स्टाइल्स देखेंगे वो काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ताकि आपको पूरे ढंग से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से, जो कि है एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है और इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक परमाणु के रूप में और एक अणु के रूप में। परमाणु यानी एटम, मॉलिक्यूल। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये परमाणु और अणु तत्व के रूप में कैसे समझ में आएगा। तो एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए कि परमाणु का निर्माण जो हुआ है 3 कणों से होता है। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। इन तीनों का समान संयोजन परमाणु का निर्माण करता है और परमाणु एक या एक से अधिक या उससे ज़्यादा मिलाने पर अणु का निर्माण करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एलिमेंट तत्व कहा जाता है। तत्व को 2 भागों में हमने बांट दिया, परमाणु और अणु के रूप में। अब परमाणु का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। ठीक है। अब इन तीनों के संयोजन से परमाणु बनता है और परमाणु एक से अधिक हो जाए या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो अणु का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। इधर हमने लिखा एटम और इधर हमने लिखा मॉलिक्यूल। ठीक है। अब इसे थोड़ा समझिए पहले। अगर कोई तत्व दिया है, ठीक है, तत्व क्या होता है ये भी हम समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात पहले समझ लीजिए। हाइड्रोजन तो सबको पता होता ही है कि हाइड्रोजन क्या है, 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें डाई हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब इसे सीधे तरीके से समझिए कि 1 हाइड्रोजन का मतलब 1 लड्डू है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 लड्डू है। अभी मैंने आपको बताया कि एटम केवल एक ही मॉलिक्यूल को कंसीडर करता है, एक ही एलिमेंट को कंसीडर करता है। लेकिन इसमें देखिए 2 एलिमेंट आ गए। जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए C4 लिया गया तो कार्बन में कितने हो जाएंगे? 4 लड्डू हो जाएंगे। यानी सीधे सीधे कहें तो इसमें 4 संख्या है। क्लियर? तो इस तरह से संयोजन इसमें और बढ़ भी सकता है, जैसे H2O हो गया। ठीक है, इसमें तत्वों का संख्या बढ़ गया। अब इसे हम सीधे सीधे रूप में ये भी समझ सकते हैं कि केवल तत्व जब एक होंगे तो उसे एटम के रूप में समझा जाएगा, और जब जैसे ही तत्वों की संख्या 1 से ज़्यादा हो, चाहे वो समान हो या फिर अलग हो। देखिए यहाँ पर H2 है, मतलब H को 2 बार लिख दिया गया, हाइड्रोजन को 2 बार लिख दिया गया है, इसमें कार्बन को 4 बार लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें तत्वों की संख्या एक ही होनी चाहिए या फिर अनेक होनी चाहिए। तत्व बदल भी सकते हैं, हाँ, उनकी संख्या जो है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब कि एक सीधे सीधे समझिए कि लड्डू ज़्यादा होना चाहिए। आ गया समझ में? अब इसमें हम देखेंगे कार्बन, तो सीधे सीधे कार्बन लिखते हैं, सीधे सीधे कार्बन लिखते हैं तो ये एक ही कार्बन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा, और इधर कार्बन क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जो समझने वाली बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको भी समझिए। किसी भी तत्व के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है। ठीक है। तो वो एटम के रूप में पहले हम देते हैं,
तो उसका क्या क्या हो सकता है? तो उसका होता है एटॉमिक नंबर, और दूसरा होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। देखिए कई तरह के वैज्ञानिक जो हैं अपने अपने तजुर्बे से अनेक प्रकार के एलिमेंट की खोज की, और उसकी एक पीरियोडिक टेबल बना करके हमें ऐसा सरलीकरण करके हमें दिया ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें। ठीक है, हालांकि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया एलिमेंट का वो 3 बार बनाया गया, और तीसरा पीरियड अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि रिसेंटली है, और उसे हम मेंडलीव द्वारा सजाया गया है जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, सबसे पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका संख्या भी होगा और इसका कुछ ना कुछ भार भी होगा। ठीक है, तो संख्या को हम हमेशा नीचे लिखते हैं और भार को हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब आपके समझ में आ रहा हो कि एक एक क्या लिख दिए। एक्चुअली में हाइड्रोजन की संख्या एक होती है और इसका एटॉमिक मास भी एक ही होता है। ठीक है, अभी आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कैसे होता है इन सभी को जानने के लिए आप कंटिन्यू बने रहें चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एटॉमिक नंबर को हम Z से सूचित करते हैं और एटॉमिक मास को A से सूचित करते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है आप लोगों के लिए जो बिगिनर्स है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसको लिख सकते थे ऐसे भी H, Z और A। अब Z की संख्या एक होती है और A की संख्या एक होती है, किसकी? हाइड्रोजन की। लेकिन जैसे ही हम अगर तत्व को बदल देंगे, जैसे मान लीजिए कि तत्व हमने ले लिया कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का Z नीचे होगा और A ऊपर होगा। क्लियर है? अब इसमें Z की संख्या जो होती है 6 होती है और इसमें A की संख्या जो होती है वो 12 होती है। ठीक है, तो सीधे सीधे कहें कि एटॉमिक मास कितना हुआ कार्बन का? तो 12 हो गया। और एटॉमिक नंबर कितना हुआ कार्बन का? तो 6 हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि कार्बन का एटॉमिक मास किससे सूचित करते हैं? तो A से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी आपको समझनी होगी। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि तत्व को अरेंज कैसे किया गया है, और लगभग 15 से 20 तक हम लोग जाएंगे तत्व के बारे में समझेंगे, और उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, उसके बाद लिथियम, ब्रोमीन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और तत्व होते हैं। ठीक है, पहले इतने के बारे में समझ लेते हैं। इधर जो है मैं नंबर लिखूंगा, और एक्चुअली नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है जो कि मैंने इसे सजाया है। ठीक है, सीरियल नंबर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लास्ट 14। ठीक है, अब इधर जो है सीधे से समझिए कि ये Z है। ठीक है, यानी परमाणु संख्या है, और इधर हम लिखेंगे परमाणु भार यानी द्रव्यमान, जिसको हम सूचित करते हैं A से। कुछ ने 20 तक अगर आप अच्छे से याद रखेंगे, 20 से 25 तक याद रखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आप याद रख लेंगे तो आपका सारा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसको रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, दूसरी कोई तरीका नहीं है। ये हमेशा लाइफ टाइम आपको काम देगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी क्लास कर रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है, हीलियम की संख्या 4 होती है, लिथियम की संख्या 6 होती है। एटॉमिक मास की संख्या हम बता रहे हैं। ठीक है, और इससे किस में मापते हैं आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। ब्रोमीन का जो होता है, सॉरी बेरिलियम होगा यहाँ पर, हाँ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हाँ बेरिलियम होगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 4, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, इसका होगा 9। ठीक है, उसके बाद बोरोन का होगा 11, उसके बाद कार्बन का होगा 12, नाइट्रोजन का होगा 14, इसका होगा 16, फ्लोरीन का 19, अच्छा नियॉन का होगा 20, सोडियम का होगा 23। ठीक है, मैग्नीशियम का होगा 25, एल्युमिनियम का होगा 26, सिलिकॉन का होगा
28। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपको पहचानने का तरीका कैसे कैसे पहचानेगा, अगर किसी एलिमेंट के सामने अगर उसका संख्या लिखा हुआ है या फिर उसकी एटॉमिक मास लिखा हुआ उसका, तो इससे मान लीजिए सोडियम लिखा, तो सोडियम का परमाणु संख्या नीचे यानी जेड नीचे होगा और मास ऊपर होगा। अब जेड की संख्या कितनी है, तो सोडियम का संख्या जो है 11 होता है और सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। तो अब आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Na1123। अब इतना लिखने से आपको पता चल गया कि सोडियम का संख्या 11 है और सोडियम का मास जो है यानी द्रव्यमान जो है कितना है 23 है। इस तरह से आप नियॉन का निकाल के देखें तो नियॉन का होता है 10 और इसका मास होता है 20, द्रव्यमान होता है 20। कोई दिक्कत? इसके बाद हम चलते हैं, चूँकि ये सब तो एटम था, एलिमेंट था जिसमें एटम की बात की हमने, अब हम मोल की बात करेंगे, मोलार की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर एटॉमिक मास भी लिख देता हूँ और मोलार मास भी लिख देता हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, मोलार मास मतलब आणविक द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है मोलार मास, क्या होता है एटॉमिक मास। तो अगर आपको केवल हाइड्रोजन दिया तो इसकी संख्या 1 है। ठीक है, तो याद कीजिए अभी जस्ट बताया आपको 1 और 1। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 1 हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं कार्बन, 6 और 12। आपको पता है कि कार्बन की संख्या 6 है और इसके मोलार मास जो है एटॉमिक मास जो है 12 है। इसका एटॉमिक मास कितना होगा 12 होगा। लेकिन क्या होगा मोलर मास में, मोलर मास में क्या होता है कि आपकी संख्याएं बढ़ा दी जाती है, एटम्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, वही हो जाता है मोलर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि H2 है तो आप इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। जैसे आपको हाइड्रोजन के मोलर एटॉमिक मास निकालना आता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 लिख दिया, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कि इसका H2 का मोलार मास कितना है तो 2 है। अच्छा, इसका नाम क्यों बदला, एक हाइड्रोजन था तो एक आया एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक मास बोला गया, बोला तो जा रहा है मास ही, ठीक है, द्रव्यमान ही, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक, और यही चीज़ यहाँ पर मोलार बोल दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और H3 का, तो H की एटॉमिक मास कितनी होती है 1, ठीक है, और संख्याएं कितनी दी गई है 3, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा 3, यानी कि इसका ये मोलर मास कहलाएगा और यह एटॉमिक मास कहलाएगा। अब तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि अगर एक तत्व दिया गया है तो उसके तत्व को हम एटॉमिक मास कहते हैं, उस तत्व के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन वही तत्व की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका मोलार मास कहलाता है, क्योंकि उसमें मास की संख्या बढ़ जाती है, एटम्स की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण उसका मास भी बढ़ जाता है, जिसके लिए उसको हम क्या कहते हैं मोलार मास कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं O2 का, ठीक है, अभी आपने पढ़ा है O की संख्या होती है 8, इसीलिए इसका एटॉमिक मास होगा 16, लेकिन यहाँ केवल एक ऑक्सीजन होगा तभी, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 और ऑक्सीजन दिया कितना गया है 2, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा 32। एक बात जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है कि इसका यूनिट क्या होता है। देखिए इसका 2 यूनिट होता है, एक होता है सीधे सीधे U यूनिफाइड, और दूसरा होता है AMU एटॉमिक मास यूनिफाइड या यूनिट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड। क्लियर? थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलते हैं, जैसे बोल देगा H2O का मोलर मास क्या होगा, H2O का मोलर मास क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि तत्वों की संख्या कितनी है। तो तत्व आपको 2 वैरायटी में दिया है, एक बार H दिया है, एक बार O दिया है, संख्याएं कितनी है वो बात की बात है, ठीक है। H कितना है 1 है, सॉरी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, कितनी संख्याएं दी गई है 2 दिया गया है हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन दिया गया है 1 बार। अच्छा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, दोनों को ऐड करेंगे 18, AMU। क्लियर, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछे कि H2O का मोलार मास क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 18 AMU, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और हार्ड देखते हैं, दूसरा लेते हैं H2SO4 का मोलार मास कितना होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि तत्व कितने वैरायटी में दिया हुआ है। तो तत्व में H है, S है, O है, तो हमने लिख दिया HSO। क्लियर है, इसके बाद तो कोई तत्व नहीं है इसमें। अच्छा, H कितने बार है 2 बार, S कितने बार है 1 बार, ठीक है, और O कितने बार है 4। सब में क्या कीजिए मल्टीपल लगा लीजिए, ठीक है, सब में मल्टीपल लगा लीजिए। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सल्फर का मास कितना होता है तो 32, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो अभी आपने पढ़ा है 16, ठीक है, चूँकि इसकी संख्या 8 होती है, 8 2 16। ऐसे भी याद करने का कुछ ऐसा ट्रिक है जो कि मैं कभी भी फ्यूचर में वीडियो डाल दूंगा, तो उसे आप याद कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपर देखिए कितना आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 32 1 जा 32 और 16 4 जा 64। क्लियर, आपको कुछ नहीं, बस इसको ऐड कर देना, 2 2 4 4 4 8। क्लियर, 6 3 9 98, AMU या फिर डायरेक्ट U। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया किसका, H2SO4 का। अच्छा, कभी कभी इसको क्या करते हैं कि मोलार मास H2SO4 का मोलार मास डायरेक्ट नहीं लिखता है और डायरेक्ट दे देता है ऐसे कि MH2SO4। कहने का मतलब कि मोलार मास ऑफ H2SO4। ये लिखने का तरीका है, एक छोटा सा तरीका है जिसे आप समझ लें ताकि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। अब दे देगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है MH2O मतलब H2O का मोलार मास। ये लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि M फॉर मोलार होता है और मोलार मास होता है, ठीक है, और H2O का बोल रहा है तो H2O का निकालिए। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला था H2SO4 का, तो H2SO4 का हमने निकाला है। अगला हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और। क्योंकि देखिए ये सबसे पहले आपको सीखना है कि मोलार मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब आपको सीखना है अभी, क्योंकि ये 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसमें सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है, उससे रूबरू होना है कि कैसे हम इसके बारे में सीखें, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं M मतलब समझ में आ रहा है मोलार यूरिया का, UREA। अब आप कहेंगे कि ये क्या दे दिए आप, M यूरिया, यूरिया का तो सूत्र ही नहीं है मेरे पास, तो यूरिया का सूत्र याद करना होता है, ठीक है। इस तरह के आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे अमोनिया हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इस सब का सूत्र आपको याद रखना होगा। और घबराइए नहीं, लास्ट में कुछ सूत्र का नाम भी मैं दे दूंगा आपको ताकि आप उसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए मैं बताता हूँ कि यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। तो अब हम देखते हैं इसका मोलार मास कैसे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको मोलार मास पूछा है और ऐसे भी तो मोलार मास ही निकलेगा, एटॉमिक मास तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि बहुत सारा एटम मिल गया है इसमें, इसीलिए क्या कहलाएगा, या मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें तत्व क्या क्या है। तो N है, N लिख दिया हमने। अब N के साथ H भी है तो H लिख दिया, ये सब अलग अलग है। C है, C भी लिख दिया हमने। फिर से O है, O लिख दिया हमने। फिर से N है, तो N तो मैंने एक बार लिख दिया, तो फिर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। H भी मैंने एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब N कितनी बार है, तो N एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 2 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, तो हाइड्रोजन 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 4। कार्बन कितनी बार है, तो बस एक ही बार। ऑक्सीजन भी एक ही बार। क्लियर, आप यहाँ से प्रॉपरली देख सकते हैं कि N 2 बार है, हाइड्रोजन 2 2 4 बार हो गया, कार्बन एक ही बार हुआ, ऑक्सीजन एक ही बार हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीपल करना है। किससे मल्टीपल करना है, तो सिंगल एटॉमिक मास से। तो N का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, चूँकि इसकी संख्या 7 होती है। हाइड्रोजन का तो खैर 1 होता है, कार्बन का 6 संख्या होता है 12 होगा, और ऑक्सीजन का
16 होता है। चूँकि इसकी संख्या 8 होती है तो इसका एटॉमिक मास 16 होगा। कुछ नहीं, अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 2 जा 28, 4 1 जा 4, 12 1 जा 12 और 16 1 जा 16। क्लियर? इसको ऐड करें। 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, कैरी 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 और क्या लगाना है? AMU, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, AMU 60 AMU, यानी कि इसका आंसर क्या आया? 16 AMU इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी देखिए कुछ आपके सामने कंपाउंड रखे हुए हैं जिसका आपको मोलार मास निकालना है। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले दिया गया मीथेन जिसका CH4 होता है, उसके बाद है एथाइल अल्कोहल जिसका C2H5OH होता है, मेथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, एसिटिक एसिड CH3 होता है। अच्छा, इसको हम सिरका भी कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, इनमें से किसी कौन सा एसिटिक एसिड है, या फिर एसिटिक एसिड को और क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं सिरका। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये ध्यान आ गया, आपको बता देते हैं। अच्छा, अमोनिया है, उसके बाद एसीटोन CH3 COCH3, ये सब ग्रुप है, एक्चुअली में ये सब ग्रुप है जिसको आपको सीखना होता है कि आप ही से बना सकते हैं। कैसे इसका नाम आया, कैसे IUPAC नाम हम कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर इसका साधारण नाम अभी हमने लिखा तो कैसे लिखा, इसका सूत्र हमने लिखा तो कैसे लिखा, ये सब आसान है। और मैंने इसे कुछ नहीं है कि इसको मैंने रटा है, इसे मैंने बनाया है अभी, ठीक है, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए याद करने में। अब जैसे यूरिया है तो इसका क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, हम लोग पढ़े हैं यूरिया के बारे में। ठीक है, तो इन सभी तरीक़ों से सीखा जा सकता है कि हम कैसे बनाते हैं। इन सभी के बारे में मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसको आप देख करके सीख सकें और फार्मूला ऐसा आप खुद क्रिएट कर सकें। ठीक है, दूसरी बात, तो एक एसीटोन है, इसे हम थीनर कहते हैं, याद रखिएगा, जो नेल पॉलिश में लगता है। नेल पॉलिश में जो है ना, सूख जाने के बाद में थीनर डाल जाता है, उसमें क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है या फिर केमिकल नेम क्या है, तो एसीटोन है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COCH3। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।